नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को संपन्न हो चुके हैं। मतदान का प्रतिशत जो है वो 76.2% बताया जा रहा है, जो कि अभी तक का ऐतिहासिक मतदान कहा जा रहा है। अब इस अच्छे खासे मतदान का क्या महत्व है दोनों पार्टियों के लिए, खासकर कांग्रेस और बीजेपी के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जावेद खान जी मौजूद हैं। जावेद जी, स्वागत है आपका। जावेद जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में 17 नवंबर को मतदान हुआ है, इसका परसेंटेज काफ़ी अच्छा 76.2% बताया जा रहा है, जो कि ऐतिहासिक रूप से अभी तक मध्य प्रदेश के किसी भी चुनाव में नहीं रहा है। इसके क्या मायने निकाले जाएँ, क्या माना जाए? जी बिल्कुल, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसके पीछे एक वोटर्स का अवेयरनेस भी है। तो वोटर जागरूक हुआ है और ये इस बात का प्रतीक है कि जो वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा है, तो लगातार जो अपन ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा या जागरूकता के अभियान, निर्वाचन कार्यालय द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाए गए, उसका असर है। लेकिन जो राजनीतिक रूप से बात की जा रही है कि उसका जो फायदा किसको मिलने वाला है, तो एक सामान्य तौर पर ट्रेंड है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, तो 3% से ज़्यादा बढ़ता है, तो जो मौजूदा सरकार है, जो सत्ता है, उसके लिए खतरे की घंटी होती है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में थोड़ा सीन अलग है। यहाँ 3% पे आंकड़ा नहीं पहुंचा है, करीब 3.25% है। तो उस 3.25% के आधार पर ये माना जा सकता है कि फाइट, चूंकि अब तो मतदान हो चुका है, पेटियों में भाग्य बिल्कुल बंद हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क अब जो देखने को मिलता है कि जो नेक टू नेक फाइट का नतीजे सामने आ सकते हैं, और कोई बहुत ज्यादा मार्जिन दोनों पार्टियों के बीच जो मुख्य दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उसमें देखने को नहीं मिलेगा जी। और रही बात अपने ग्वालियर चंबल संभाग की, तो 34 सीटों पर जो आप आकलन देख रहे हो, उसमें भी आपको वेरिएशन मिलेगा जी। उसमें कहीं ना कहीं एक जैसा परसेंटेज नहीं है। ग्वालियर जिले की बात करें तो ग्वालियर में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज ग्वालियर पूर्व विधानसभा में हुआ है, जो कि करीब 58% के करीब है। और सबसे ज्यादा हुआ है तो ग्रामीण क्षेत्र की भितरवाड़ में क्षेत्र में हुआ है। तो ये मतदाता का मूड है कि वोटर आखिर चाहता क्या है, वोटर घर से निकले क्यों, और निकले तो कहाँ जाए। जो इसमें जो नया ट्रेंड देखने को मिला कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया है। युवा वोटर्स भी काफी अच्छी तादाद में आए हैं। तो युवा वोटर्स का आना भले ही किसी भी सरकार के लिए प्रतिकूल हो या उसके फेवर में हो, लेकिन अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए कि कम से कम युवा वोटर सामने आ रहा है और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहा है। तो ये साइन ऑफ चेंज है, बदलाव का संकेत है। ये आने वाले समय में हो सकता है ये लोकसभा चुनाव में और ज्यादा फोर्सफुली दिखाई दे। तो ये असर तो हो रहा है, लेकिन जागरूकता के अभियान जो चल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते रहे। जो बेरोजगार हैं वो रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना वोट कर रहे हैं, जो बाहर हैं एनआरआई वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, महिलाएं हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हैं, पुरुष हैं वो अपना एंगल देख रहे हैं। सबका अपना नजरिया है। अब जैसे आपने जागरूकता वाली बात की, वो वाकई एक अहम बात कही जा सकती है। सरकार ने प्रयास भी किए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तो अब जो वोटिंग परसेंटेज सरकार के जागरूकता अभियानों के कारण हुआ है, तो इसको फिर उस ट्रेंड से क्या जोड़ सकते हैं कि जो आप बात कर रहे थे कि 3% अगर बढ़कर आता है मतदान, तो वो किसी पार्टी के लिए, सत्ताधारी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अब अगर ये जागरूकता की बात है, हर व्यक्ति ने आगे बढ़कर मतदान किया, उसने इस बात के लिए वो सामने आया कि नहीं मुझे वोट डालना चाहिए, उसने डाला, और उसी का प्रतिफल है कि वोट परसेंटेज जो कि ज़्यादा दिख रहा है। तो अब ऐसे में इसको इस तरह से जोड़ देना कि भाई वो पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है, ये किस तरह की बात आ गई? इसमें कई चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग वोटिंग परसेंटेज है, तो उसका एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में कितना रिफ्लेक्शन पड़ेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग संभाग की अलग अलग परिस्थितियां हैं, और वोटिंग का माहौल भी अलग अलग है। कहीं बीजेपी कांग्रेस से मुकाबला है, लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले भी हैं। तो यानी कि जो वोट है वो डिवाइड हुआ है। तो उसमें जागरूकता अभियान इसलिए है कि भाई लोगों में अवेयरनेस आई वोट डालने के प्रति, लेकिन वोटिंग का जो ट्रेंड है उसको एकदम सेट नहीं किया जा सकता कि इतना परसेंट आया तो इस तरीके से ऐसा होगा, क्योंकि पिछले अभी जो जब से मतदान शुरू हुआ है, जब से
मध्य प्रदेश में या भारत में चुनाव शुरू हुए हैं, तो तब से अपन देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं ये जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता था तो उसका ट्रेंड देखने को मिलता था। लेकिन हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ हमने देखा है पिछले 3 चुनाव में लगातार बीजेपी सत्ता में है, लेकिन कई कई सीटों पे लगातार वोटिंग परसेंट वहां बढ़ा है, लेकिन उसका फायदा बीजेपी के प्रत्याशी को मिला है। बिल्कुल। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल सेट ट्रेंड है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, या महिलाएं ज्यादा जागरूक हुई, महिलाएं ने वोटिंग डाला तो वो उसका फायदा किसी पर्टिकुलर पार्टी को मिलेगा, ऐसा एकदम साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता। अब महिलाओं का आपने जिक्र किया, महिलाओं की बात सुनने में ये आ रहा है, कहा भी जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं को लेकर लाडली बहना एक योजना के तहत महिलाओं को कुछ राशि प्रदान की थी हर महीने, तो उसका एक इम्पैक्ट, क्योंकि महिलाओं की भीड़ पोलिंग सेंटर्स पर, जैसे कि आप भी मौजूद रहे, हम लोगों ने भी देखा, काफ़ी देखी गई, महिला पुरुष काफ़ी लाइन में लगे देखिए, तो वो बात क्या यहाँ आ सकती है कि लाडली बहनाओं के लिए जो योजना बीजेपी द्वारा लाई गई उसका इम्पैक्ट बीजेपी के फेवर में दिखाई दिया जा सकता है, जिसके चलते ये वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है? बिल्कुल ये फैक्टर है, लेकिन इस फैक्टर का लाभ किसी पर्टिकुलर दल को मिलेगा इसमें बिल्कुल एकदम निश्चिंता नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो मतलब ये बीजेपी ने जो योजना चलाई उसको महिलाओं को पोलिंग बूथ तक तो लाने में सफल रहे, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होगा ये गारंटी उनके लिए होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि काउंटर जवाब में कांग्रेस ने भी दे दिया, उन्होंने भी नारी सम्मान योजना शुरू कर दी है। सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वो 500 रुपए में दे रहे हैं, वो 450 रुपए में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रलोभन तो है। महिलाओं की बात करें या किसी भी जो मतदाता की अलग अलग वर्ग के जिनको जिस तरीके के प्रलोभन मिल रहे हैं, उनके हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है, तो वो कहीं ना कहीं इधर जाएंगे तो उनको फायदा होना है, इधर होना है, तो वो ले रहे हैं। लेकिन कुल मिला के माइंड सेट करके आए, जो राजनीतिक दल के जो विचारधारा के लोग हैं वो उन्होंने अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को घर से बाहर निकालने की कोशिश की है, वो कोशिश पूरी भी हो रही है, तो अच्छी बात है, लोग जागरूक हो रहे हैं, भले किसी भी कारण से हो रहे हैं, लेकिन पोलिंग बूथ तक तो पहुंच ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक एंटी इनकम्बेंसी वाली बात जो बार बार कही जा रही थी, सर्वे रिपोर्ट्स आ रही थी, जब कांग्रेस इसको लेकर बड़ी उत्साहित नजर आई, तो क्या इसमें जो पोलिंग परसेंटेज हम उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसको इससे जोड़ा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण ही लोगों ने अपना गुस्सा जो है सरकार है, मौजूदा सरकार, उसके खिलाफ निकाला है, पोलिंग थोक में जो है वो मतदान हुआ है जी, इसको इस तरह से माना? उसमें मेरा कहना यह है कि जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है या लोग बाहर आए हैं, कांग्रेस शुरू से ही कहती आ रही है कि इस बार चुनाव वो खुद नहीं लड़ रही, जनता लड़ रही है। बिल्कुल। तो बस बड़े बड़े नेताओं से, यहाँ भी राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे, हमने भी पूछा, आपने भी पूछा, तो पूछा कि भाई जनता ही सब कुछ कर लेगी तो आप लोग क्या कर रहे हैं? भैया आप स्टार प्रचारक ला नहीं पा रहे और दूसरे लोगों को बुला नहीं रहे, आप जनता के बीच में जा नहीं रहे, तो जनता स्वयं कर लेगी फैसला, तो फिर आप लोगों की भूमिका क्या है? कम से कम एक लीडर होते हैं या किसी भी दल के प्रवक्ता होते हैं, तो उनका काम ये होता है कि सरकार की योजनाओं को या अपनी पार्टी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, उनको भरोसा, उनके माइंड में भी तो सेट करना पड़ेगा। आप किसी व्यक्ति विशेष को अगर आप प्रेरित कर रहे हो तो उसके बारे में अपनी अच्छाइयां बुराइयां तो बतानी पड़ेंगी ना। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में बहुत कंजूसी बरती है, कहीं ना कहीं वो उन्होंने प्रचार में पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको भरोसा है कि भैया एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा। हाल फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि जो जनता है उसने जो बात कही कि जनता लड़ रही है चुनाव, तो जिस तरह से मतदान परसेंटेज बढ़ा है तो शायद हो सकता है जनता उनके फेवर में कर रही हो, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वही बात है ना कि वोटिंग का परसेंटेज नेक टू नेक फाइट की स्थिति बन रही है, लेकिन एकदम जनता के ऊपर छोड़ना, एंटी इनकम्बेंसी तो एक्चुअल में होता है। जैसे अब कोई एक चेहरा 18 साल से सीएम बना हुआ है या कोई पार्टी एक लगातार सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं रोष तो होता ही है और जनता बदलाव भी चाहती है। बिल्कुल। और ये बदलाव 3 दिसंबर को दिखाई देगा। आपको क्या लगता है ग्वालियर चंबल की जो 34 सीटें हैं उसको लेकर क्या स्थिति बनती दिख रही है? आपने पूरा एक अनुमान भी लगाया होगा, कुछ आंकड़े भी हम लोगों के पास आते हैं, क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी इसमें फायदे में दिखाई दे रही है इस बार यहाँ? क्योंकि बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, बहुत, उनका तो गला भी बैठ गया बोलते बोलते, और कांग्रेस ने भी कोई कसर तो छोड़ी नहीं, पूरा प्रयास किया है। क्या लग रहा है आपको, जनता किस तरफ जाती दिखाई देगी? बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग में मतलब स्थितियाँ ऐसी हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेशक हर पूरी एक 34 विधानसभा सीटों पर पूरा फोकस किया, हर जगह गए, रोड शो भी किए, जनता के बीच में गए, पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में भी पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे
ग्वालियर चंबल संभाग के 2 बड़े नेता माने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, इनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, और भी हैं कुछ जो स्टेट के मिनिस्टर हैं। लेकिन इन सब को चूंकि एक पॉलिसी थी राष्ट्रीय लेवल की, नरेंद्र सिंह तोमर जी को मुरैना की दिमनी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतार दिया, तो उनको एक तरह से वो प्रदेश के संयोजक थे राष्ट्रीय अभियान समिति, वो बंद गए। तो उसका फायदा केवल मुरैना जिले में अगर उनको मिल सकता था तो इसलिए फोकस किया गया था कि वो उसका ही लाभ मिल जाए। लेकिन चूंकि एक चक्रव्यूह में फंस गए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उसको उसका फायदा उन्हें पूरे तरीके से पूरे क्षेत्र में या मुरैना या चंबल क्षेत्र में भी उसका प्रभावित कर सके होंगे। तो रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेंड ऐसा दिखाई दे रहा है। सीटों का आकलन तो नहीं कर सकते, लेकिन जो चर्चा है उसके मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि 22 सीटें आ रही हैं कांग्रेस के पास और बाकी बीजेपी पर हैं। तो अब वो कौन सी सीटें होंगी, कहाँ 19-20 का अंतर होगा, तो जो भी रिजल्ट आने वाले हैं बहुत चौंकाने वाले आने वाले हैं और मार्जिनल होंगे वो। उसमें कोई बहुत ज्यादा कहीं सीटों पे ज्यादा अंतर दिखाई देगा, कहीं बहुत कम दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ा रोचक नतीजा आने वाला है। इस बार का चुनाव काफी रोचक है। अच्छा, एक चीज और, जो राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, अब आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बात होती है। इस बार बहुजन समाज पार्टी भी त्रिकोणीय संघर्ष करती दिखाई दे रही है। कई सीटों पर उसका लग रहा है कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो जीतते दिखाई दे रहे हैं, और कहीं आम आदमी पार्टी ने भी कुछ तो वोटों का अंतर डाला ही है ज़रूर। उनके जो प्रत्याशी हैं, कहीं जो मौजूदा कांग्रेस के चाहे विधायक हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए परेशानी का सबब ज़रूर बनी है। आपको क्या लगता है ये दूसरे दल जो हैं, इन दो मौजूदा कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितने परेशानी के खड़ी साबित कर सकते हैं? ग्वालियर चंबल संभाग पर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी 1-2 सीटों पर इफेक्ट कर डाल सकती है, हो सकता है ना। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो उसने अपनी एंट्री तो ली है ग्वालियर चंबल संभाग में, मध्य प्रदेश में कहीं सीटों, लेकिन उनकी एंट्री बहुत प्रभावशाली नहीं है। उनकी एंट्री बहुत फीकी है, उनके प्रत्याशी भी फीके हैं, ना जनता के बीच के हैं, ना उन्होंने प्रचार करने की उतनी कोशिश की गई। जो दिल्ली का मॉडल था उसको उन्होंने बताने की कोशिश तो की है, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से गहराई से वो पहुंच नहीं पाए जनता के बीच में। नहीं तो आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देखने वाली बात की जाए तो मुझे तो अभी कोई नहीं, हाल फिलहाल कोई उनका जनाधार भी नहीं है कोई। बस एक चूंकि एंट्री हो गई कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये खड़े हुए हैं चुनाव में, और जो चेहरों की उम्मीद की जा रही थी उनको टिकट नहीं दिए गए। बिल्कुल। तो वो नए जो चेहरे आम आदमी पार्टी में जो पहले से लगे थे और जो अब नए लोगों को दे दिया, तो उसका असर है। मतलब जनता भी समझ रही है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने अपनी कोई स्ट्रेटजी चुनावी है उसको अच्छे से नहीं बनाया। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर 1-2 सीट ला सकते थे, ला भी नहीं सकते तो कम से कम प्रभाव तो डाल ही सकते थे, लेकिन अब वो प्रभाव डालने वाली स्थिति भी दिखाई नहीं दे रही। अब क्या लगता है आपको, जिस तरह से हाल फिलहाल तो ईवीएम में कैद है सबका भविष्य, आने वाले समय में शिवराज राज करते दिखाई देंगे या कमलनाथ का कमल खिलेगा? क्या लग रहा है आपको, जो एट प्रेजेंट स्थिति है ये बहुत ओवरऑल मध्य प्रदेश की? बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है ये, और सबसे बड़ा आपसे कर रहा हूँ यक्ष प्रश्न है। लेकिन जैसी बात की जा रही है उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट बहुमत किसी को आने वाला नहीं है। चेहरे की बात की जाए तो कमलनाथ चेहरा कांग्रेस के हैं और उन्होंने कोई दूसरा प्रत्याशी उसमें सीएम पद के लिए फेस नहीं है, तो ऐसा माना सकता है अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो कमलनाथ तो सीएम होंगे ही। लेकिन शिवराज पार्टी में सत्ता आ भी जाए बीजेपी तो उनका बनना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे विकल्प उसकी गारंटी नहीं दी गई है कि शिवराज ही चेहरा, और चेहरा भी नहीं रखा गया उनके सामने। बिल्कुल। इस बार जो चुनाव हुआ है मैं बताना चाहूंगा कि सीधे कमान मोदी जी के हाथ में थी। मध्य प्रदेश का स्टेट का चुनाव था, लेकिन सभी स्टेट में जहां पर भी चुनाव हुए हैं उसमें कम से कम मोदी का ही चेहरा दिखाई दिया है। यानी जो भी वोट मांगे गए, जनता को प्रलोभित किया गया है, जनता को बताया गया है, तो कहीं ना कहीं यही है कि मोदी ही इस भारतीय जनता पार्टी के लिए चेहरा है, और यही इनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं या सेंट्रल की हों, तो सब वही प्रचारित की गई हैं। तो मतलब एक सीधे स्टेट का कोई सीएम फेस इस बार के चुनाव में नहीं दिखाई दिया। हमसे बात करने के लिए, अपने एक छोटे से विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जावेद जी जिस तरह से कह रहे थे कि सब कुछ अभी ईवीएम में कैद है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, टक्कर जो चल रही है वो नेक टू नेक है, किसी के लिए भी नहीं कहा जा सकता, जब भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कि वो किस स्तर पर जीत का स्वाद चख सकती है। इस चुनावी विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।